गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में आपातकालीन प्रावधान। सामान्यतः संविधान में आपातकालीन प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु भारतीय संविधान बहुत ही रिसेंटली मेड संविधान है और संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि परिस्थितियाँ कभी भी विकट हो सकती है, आपातकाल की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जितने ही प्रकार के आपातकाल उपस्थित होने की संभावना थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए, दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को सम्मिलित किया है। तो हम आज उन आपातकालीन प्रोविजंस और उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के हैं और ये प्रोविजंस 3 प्रकार के इमरजेंसी या आपातकाल की बात कही गई है या उसकी कल्पना की गई और उसको संविधान में सम्मिलित किया गया। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और तीसरा है आर्थिक आपातकाल, जैसे आर्टिकल 360 में जिसका उल्लेख मिलता है। तो 352, 356 और 360 अनुच्छेद में 3 भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है। पहला, जब हम क्रम वाइज देखने का प्रयास करें, पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो इसका आधार है कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति। पहली चीज, या भारत का किसी के साथ युद्ध हो या युद्ध की संभावना हो या भारत पर किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर बाह्य कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके लिए, जैसा कि हमारी व्यवस्था है, मंत्रिमंडल से इसका प्रस्ताव आना चाहिए। परंतु ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जब की जाती है तो अधिकतम वो 1 महीने तक लागू रह सकती है, यदि 1 महीने के भीतर इसे संसद के द्वारा स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त न हुआ हो। तो आवश्यकता क्या है 1 महीने से अधिक रखने के लिए? कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशिष्ट बहुमत से किया जाए। 2/3 बहुमत। विशिष्ट बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत या उपस्थित और सदन में मतदान करने वाले संख्या का 2/3, साथ में उसमें सदन का साधारण बहुमत भी शामिल हो। यदि संसद के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो अगले 6 महीने तक यह प्रावधान जो है वो लागू रहता है और इस प्रकार से हर 6 महीने के अंतराल के बाद इसका अनुमोदन करते हुए ये असीमित समय तक, अनंत काल तक इसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन यदि एक संभावना उत्पन्न होती है कि 1 महीना से पहले ही यदि लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में जो है यह घोषणा राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है, उसके द्वारा जो है 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। और जैसे ही जो है लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए।
तो ये बाह्य आपातकाल के संदर्भ में बात कही। इसी तरह इसमें एक और प्रोविज़न है, इसको इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक कारणों से आपातकाल की बात कहते हैं। तो प्रारंभ में जब 1975 में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, उस वक्त तक भारतीय संविधान में जो शब्द था वो था आंतरिक विद्रोह या विद्रोह की संभावना हो, तो आंतरिक कारणों से भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु 1975 में इसका मिसयूज हुआ और बाद में जो दूसरी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने संविधान में 44th अमेंडमेंट किए, 44वां संशोधन किया और उसके द्वारा जो है यहाँ पर आंतरिक विद्रोह का शब्द बदल करके सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है वो जोड़ दिया गया। तथा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई। पहले केवल मंत्रिमंडल की सलाह से या प्रस्ताव पर यह घोषणा कर दी जाती थी, परंतु अब जो चीज़ जोड़ी गई है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपातकाल जब भी लगाया जाए उसके लिए राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव लिखित होना चाहिए। तो लिखित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दो प्रकार के आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आते हैं, एक बाह्य कारणों से और एक आंतरिक कारणों से। आंतरिक कारणों से जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उससे भी 1 महीना के भीतर जो है संसद के अंतर्गत अनुमोदन के लिए रखा जाता है और अनुमोदन के पश्चात वो जो है अनंतकाल के लिए लागू रह सकता है। परंतु यदि आपातकाल की घोषणा समाप्त करनी हो तो साधारण बहुमत से संसद में प्रस्ताव पारित करके इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव तो जो आर्टिकल 353 में दिखाई देता है वो यह है कि पहला प्रभाव तो ये होता है कि भारत की जो संघीय संरचनात्मक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल करके, पूरी तरह से सिमट करके एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सारी शक्तियों का विभाजन जो है वो समाप्त हो जाता है, सारी शक्तियां जो है वह केंद्र के पास आ जाती हैं, सारे विषय जो है वो केंद्र की संसद के पास आ जाते हैं और कार्यकारी अधिकार कार्यपालिका के पास आ जाते हैं। वो कार्यपालिका पूरे देश के राज्यों में सरकारें हैं उसको जो है जिस प्रकार का निर्देशन देना चाहे वो निर्देशन दे सकता है और उसे वो मानने के लिए से बाध्य। तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है कि संघीय संरचना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और उसकी जगह पर जो है भारतीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। संघात्मक व्यवस्था के समाप्त होने का अर्थ है कि सारे शक्तियां जो 2 स्तर पर विभाजित हैं उसका अंत हो जाता है। दूसरा प्रभाव जो है अध्याय 3 पर पड़ता है। आर्टिकल 19 में वर्णित जितने भी अधिकार हैं वो जो है तत्काल जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी और अधिकार हैं जिसका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है उन सभी अधिकारों को जो है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, उसे जो है सस्पेंशन में रखा जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। परंतु 44th अमेंडमेंट के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। उसके अंतर्गत ये एक बदलाव है कि राष्ट्रपति के द्वारा भी जो है 2 अधिकार किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किए जा सकते और वह है अनुच्छेद 20 और 21। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, चाहे वो आपातकाल की स्थिति हो चाहे आपातकाल की स्थिति न हो। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं राष्ट्रपति उससे अलग से आदेश जारी करके उन अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, जिसमें आर्टिकल 32 भी सम्मिलित है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का 2 बड़ा प्रभाव है। एक तो संघीय संरचना समाप्त हो जाती है और दूसरी मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, केवल 2 अधिकार ही उनके लिए बचते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल
अब दूसरा जो है, राज्य में राज्य में आपातकाल की घोषणा या राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। इसके दो आधार हैं। पहला आधार है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा हो या संवैधानिक प्रावधान के अनुसार न चलने के कारण जो है शासन व्यवस्था विफल हो गई। दूसरा आधार है केंद्रीय निर्देशों की अवज्ञा, केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना हो रही है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के आधार पर, राज्यपाल के रिकमेंडेशन के आधार पर मंत्रिमंडल के सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इस प्रावधान को लागू रखने के लिए, इस घोषणा को लागू रखने के लिए 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग इससे अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। ये अनुमोदन के पश्चात ये घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है। इस तरह 6 महीना के अंतराल के अनुमोदन के साथ ये व्यवस्था 3 वर्ष तक ही लागू रह सकती है। 2 वर्ष के पश्चात तब लागू रह सकती है जब चुनाव आयोग ने यह सर्टिफिकेट दे दिया हो कि वहाँ चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, परंतु 3 साल के पश्चात फिर संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, वहाँ के कार्यकारी अधिकार मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। कार्यकारी अधिकार जो है उनसे राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है और जो है उसके पश्चात वो राज्यपाल को या किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है, नंबर 1। नंबर 2, राज्य सूची में उस राज्य के लिए कानून बनाने के अधिकार जो है वो संसद को सौंप देता है। तो इस प्रकार से या फिर जो है वहाँ की विधानसभा को सस्पेंडेड रखता है या उसे भंग कर सकता है। तो इस तरह के प्रभाव जो है वो आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज़ है आर्थिक आपातकाल की घोषणा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। इसके भी 2 आधार हैं। यदि भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई या स्थिरता खतरे में पड़ गई है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय भारत की आर्थिक साख जो है वह प्रभावित हो रही है या उसके प्रभावित होने की, बिगड़ने की संभावना है, तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पुनः जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय आर्थिक आपात की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जहाँ राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए जा रहे थे या उसकी घोषणा की जा रही थी, वहाँ मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श के आधार पर ये कार्य किया जाना है, जबकि ऐसी बाध्यता जो है 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल के संदर्भ में नहीं है। परंतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा जो है होने के बाद वो उसी प्रकार से संसद के द्वारा दोनों सदनों से जो है स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है, और ये स्वीकृति संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग कराया जाना है। और जो स्थिति पहले अवस्था में थी कि यदि बीच में ही लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका अनुमोदन राज्यसभा से द्वारा किया जाता है, और जैसे ही लोकसभा का गठन होता है इसका अनुमोदन जो है लोकसभा से भी कराया जाना आवश्यक है। और ऐसे अनुमोदन के बाद फिर ये घोषणा 6 महीने तक लागू रहती है, और 6 महीने के साथ
ये अनंत काल तक जो है यह लागू रह सकती है। इस संदर्भ में एक और बात उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लागू करने की व्यवस्था हो या आर्थिक आपातकाल की घोषणा हो, ये दोनों ही स्थिति में यदि घोषणा को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति अगले आदेश से इस आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकता है। इसमें संसद के को जो है अधिकार नहीं दिए गए कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत या विशिष्ट बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके जो है इसे समाप्त किया जाता है। इसकी आवश्यकता नहीं, जैसा कि प्रथम या राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में था। तो आर्थिक आपातकाल के संदर्भ में संसद को जो है केवल उसे अनुमोदित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चाहे तो अगले आदेश से जो है इस घोषणा को वापस ले सकती है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने के बाद सभी राज्यों को आर्थिक संदर्भ में केंद्र के निर्देशों की पालना करनी होती है। सभी राज्यों को अपने आर्थिक प्रबंधन उसी रूप में करने होते हैं जिस प्रकार से जो है केंद्र के द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है। सभी बजट जो है केंद्र के द्वारा, राज्यों में जितने भी बजट हैं वो केंद्र के अनुमोदन या केंद्र की स्वीकृति से ही जो है पारित किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस संदर्भ में है कि आर्थिक आपातकाल की घोषणा का सबसे बड़ा प्रभाव है कि जितने भी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र और राज्य, सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है, जिसमें उच्चतम न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश भी शामिल हैं। इनके वेतन में कटौती किसी परिस्थिति में नहीं की जाती, परंतु यदि आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है तो ऐसा किया जा सकता है। भारत में अभी तक आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, चूँकि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन की बात है वो कई बार जो है लागू की जा चुकी है। लगभग 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और सबसे अधिक दुरुपयोग जो है 356 प्रावधान का किया गया है। इसकी बहुत आलोचना भी की गई और इसकी चीज़ें राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में कहें तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान लगाई गई थी और 1975 में 25 जून 1975 में आंतरिक कारणों से आपातकाल की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर के ये भारत में आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सरकार को ये अधिकार संविधान देता है और ये अधिकार जो है वो असाधारण अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें कि विकट परिस्थितियों से निपटने का संपूर्ण दायित्व जो है वो केंद्रीय सरकार का है और उसके लिए केंद्रीय सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो भी शक्तियों पे बंधन है केंद्र सरकार के, वो शक्ति विभाजन का वह भी समाप्त हो जाता है। संघीय संरचना पूरी तरह से जो है बदल करके एकात्मक व्यवस्था हो जाती है और दूसरी ओर जो एक बड़ी मर्यादा या बड़ा अंकुश सरकार पर मौलिक अधिकारों का है, वो मौलिक अधिकार भी स्थगित हो जाते हैं। तो इस तरह से असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए सरकार के पास असाधारण शक्तियाँ संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो आज इतना ही संदर्भ में, बाकी जो है